हेलो एवरीवन, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करा है, आइए देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो कल की ही अपडेट हुई है, उन्हीं में क्या अपडेट आया है वही आगे बढ़ रही है। चाहे वो केरला में गवर्नर वर्सेस मिनिस्टर के बीच की कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो इंटरपोल की जनरल असेंबली की मीटिंग हो। देखिए, इंटरपोल की जनरल असेंबली की मीटिंग में जो पीएम है हमारे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। अब उन्होंने क्या कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इंटरपोल है क्या, 1923 की ये बॉडी में कितने मेंबर्स हैं, क्या है इसका हेडक्वार्टर, कहाँ है, ये इसका काम क्या है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। ये सारी बात जो है वो हम लास्ट वीक के जो आर्टिकल थे फ्राइडे और सैटरडे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हमने उसको इंटरपोल के बारे में पूरा डिस्कस करा था, आप लोग इंटरपोल के बारे में वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब इसमें जो अपडेट है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस जो है इंटरपोल की जो जनरल असेंबली की जो न्यू दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है उसको विजिट करा है। अब इन्होंने क्या कहा है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करी गई है, क्राइम सेक्टर में जो कोऑपरेशन की बात है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोग मर गए, ये ऐसी न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जयललिता की डेथ को लेकर न्यूज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो साइड में है जो है आपकी बुकर प्राइज़ को लेकर। बुकर प्राइज़ की बात करें तो बुकर प्राइज़ जो है वो आपके यूके या आयरलैंड में पब्लिश एक इंग्लिश बुक के लिए दिया जाता है। यानी बुकर प्राइज़ का रिलेशन किसी बुक से है, लेकिन वो बुक इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए और यूके और आयरलैंड में पब्लिश होनी चाहिए। अब जो बुकर प्राइज़ जो मिला है वो मिला है एक श्रीलंकन ऑथर को। आगे भी इस पूरे न्यूज़ को कवर करा है। आप लोग यहाँ पर इसमें देख सकते हैं बुकर प्राइज़ के बारे में बात करी गई है। श्रीलंकन राइटर हैं शेहंत को, उनको ये बुकर प्राइज़ मिला है। अगेन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि किस लैंग्वेज में, ऑब्वियसली बात है ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। तो जो इनको जो नॉवल के लिए मिला है उस नॉवल का जो क्या नाम है, क्या थीम है, तो वो है आपकी द सेवन मून्स ऑफ मानली अल्मेडा। ये इस नॉवल के लिए जो है उन्हें बुकर प्राइज़ मिला है। तो बुकर प्राइज़ जिसका रिलेशन किसी बुक के पब्लिकेशन से है जो कि इंग्लिश में पब्लिश होनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होनी चाहिए, और उसका पब्लिकेशन का रिलेशन यूके या आपके आयरलैंड से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दोबारा फ्रंट पेज पे चलें। फ्रंट पेज पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में एक थी आपकी बुकर प्राइज़, एक है आपका इंटरपोल। आगे कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है? ये कंट्रोवर्सी हम लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी। उसी में एक अपडेट आया है। तमिलनाडु का जो असेंबली हाउस है उसने सेंटर को पर कुछ कहा है, इम्प्लीमेंट लैंग्वेज पैनल रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करने की बात करी है। ये कि सेंटर जो है वो लैंग्वेज पैनल रिपोर्ट जो है उसकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। अगेन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है वो आपके ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसमें हम पूरा लगातार 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए मैंने आते ही ये कहा कि न्यूज़पेपर जो है आज जो है वो पुरानी ही चीज़ों का रिवीजन करवाएगा। यह चाहे वो इंटरपोल की बात हो या ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की बात हो, वही चीज़ में लगातार अपडेट आ रहा है। लेकिन जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी वही है, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी। फॉर एग्जांपल इधर हिंदी है एक और न्यूज़, फिर हिंदी टेक्स्ट बुक के बाद जो है वो धन्वंतरी पूजा को मैंडेटरी करा है एमपी में मेडिकल कॉलेज में। तो ये धन्वंतरी कौन है, तो धन्वंतरी के बारे में ध्यान रखिएगा कि धन्वंतरी को जो है वो हिंदू गॉड ऑफ हेल्थ बोला जाता है। हेल्थ सेक्टर में इन्होंने काम करा था एंशिएंट टाइम के। ये एक तरीके के साइंटिस्ट थे जिन्हें हेल्थ सेक्टर में इन्होंने काम करा, और इन्हीं के कामों की वजह से ही इन्हें हिंदू गॉड ऑफ हेल्थ बोला जाता है। तो आपसे पूछे यदि हिंदू गॉड ऑफ हेल्थ किसे बोला जाता है, तो वो थे आपके लॉर्ड धन्वंतरी। तो उसी धन्वंतरी की पूजा को मैंडेटरी करा है एमपी के कॉलेजों में। अगेन बिल्किस बानो केस को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कल, जिसमें हमने प्रेसिडेंट की पैड ऑन पावर के बारे में डिस्कस करा था।
अब मैंने आपको बता दिया था कि पैड ऑन पावर गवर्नर के पास भी होती है, प्रेसिडेंट के पास भी होती है, डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट के लिए जो क्राइम करने वाला है उसको पनिशमेंट मिला है। लेकिन एक चीज़ जो उसका एक अपडेट आया है कि जो पैड ऑन पावर जो प्रेसिडेंट को होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, उसे चैलेंज करा जा सकता है और उसका जो भी डिसीजन प्रेसिडेंट ले रहा है उसे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसे प्रेसिडेंट का जो एक्शन है उसे वेरीफाई करा जा सकता है कि प्रेसिडेंट जो ने यदि सज़ा कम करी या सज़ा का नेचर चेंज करा तो वो किसी बायसनेस का शिकार तो नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग तो है ना। तो इन सब चीज़ों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसी जुडिशियल रिव्यू में एक जो पिटीशन आई गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब बिल्किस बानो केस को एक बार फिर से ये मामला कोर्ट में चला गया है, लेकिन मामला इस बार जो प्रेसिडेंट ने जो एक्शन लिया है उसमें रिलीज को लेकर उसमें जुडिशियल रिव्यू के थ्रू गया है, यानी तरीका अलग है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जो हम ऑलरेडी एक बार पहले जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म डिस्कस करा था कि मैंने आपको बताया था कि जो लेजिस्लेटिव होती है और एग्जीक्यूटिव होती है, जो उसके जो डिसीजंस होते हैं, चाहे वो लॉ फॉर्मेशन हो या रूल्स का फॉर्मेशन हो, ये सब बातें जो है उसको जुडिशरी इस बात को, उन सब लॉस को, रूल्स को जुडिशरी उसमें इन बात को चेक करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चेक करना ही जो है जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कामों की जुडिशियल वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने की जो पावर है वो जुडिशरी के पास है और उसका ये काम जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। अगेन आगे बढ़ते हैं। सिटी की न्यूज़ में कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिटी की न्यूज़ से आप स्टेट की न्यूज़ पे चलें तो भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पीएम जो है वो दीपावली पे अयोध्या जाएंगे, हमारे क्या मतलब ही नहीं है, जहाँ जाना है वहाँ जाए। बीजेपी की रैली है, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। एनआईए के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एंटी टेरर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। हमारे यहाँ जो भी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उन्हें रेगुलेट करने का काम ये करता है। आगे बढ़ते हैं। केरला सीएम एंड मिनिस्टर सिट आउट गवर्नर फॉर स्केल ट्रेंड। कल का पहला आर्टिकल आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी आपसे ये बात कह दी गई थी कि जो यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है किसी मिनिस्टर को हटाने का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और वही बातें आज फिर एक बार फिर रिपीट कही गई है, वही कमेंट्री वापस से रिपीट आ रही है, उसको ही ऊपर नीचे करके वही बातें आज वापस से पब्लिश कर दी गई है। हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था वो था कि गवर्नर जो हैं उन्हें ये पावर नहीं होती है कि वो अपनी मर्जी से किसी मिनिस्टर को या सीएम को हटा दें। उन्हें किसी मिनिस्टर को हटाना है तो वो केवल और केवल सीएम की एडवाइस पर ये काम कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट में भी यही कंडीशन लगती है कि अपॉइंटमेंट भी केवल सीएम की एडवाइस पर ही कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल खुद की पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग किसी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। और ये सारी बातें मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें जो लिख रही थी वो लिख रही है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 में, जो कि हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। आज के न्यूज़पेपर में यही प्रॉब्लम है कि सारी बातें जो है वो जो सारी न्यूज़ है वो ऑलरेडी जो पुरानी न्यूज़ है उन्हीं का अपडेट आया है। कोविड-19 में कौन सी डेथ ज़्यादा हुई जेंडर के अकॉर्डिंग, तो मोर डेथ्स देन मदर्स, मोर फादर्स देन मदर्स। इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग को एक 1999 का एक एक्ट है, उसके थ्रू किसी भी चीज़ को जीआई टैग दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो कोई चीज़ का रिलेशन किसी सिटी से है या किसी विलेज या किसी टाउन एरिया से है, वो जो गुड्स है जो है वो पर्टिकुलर गुड जो है वो किसी टाउन से रिलेटेड है कि वो वहाँ हम लोग सुनते हैं कि वहाँ की वो फेमस वो बनारस की साड़ी, पटोला की साड़ी, ऐसे इस तरीके से। तो इन सब चीज़ें हैं, जयपुर के बर्तन हैं, ऐसे किसी जो गुड्स होती है किसी पर्टिकुलर गुड का रिलेशन जब किसी पर्टिकुलर सिटी से हो जाता है तो इन दोनों को ऐसी कंडीशन में इन गुड्स को जीआई टैग दे दिया जाता है। जीआई टैग इसलिए दिया जाता है ताकि उन गुड्स की जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर एरिया के जो कि इन पर्टिकुलर गुड्स की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़े, वो उनमें उनको बूस्ट मिले, इसी के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कश्मीर के लिए ये बोला जाता है कि वहाँ की जो सेफ़ोन है, केसर है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, तो वहाँ की सेफ़ोन जो केसर होती है उसको
जीआई टैग मिला हुआ है। इस तरीके से किसी पर्टिकुलर रीजन में यदि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी रखती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ के बीच में रिलेशन को जोड़ता है, उस गुड वो पर्टिकुलर गुड और एरिया के बीच को जोड़ने का काम करता है जीआई टैग। जीआई टैग के फ़ायदे ये होते हैं कि एक बार जीआई टैग मिल जाता है तो फॉर एग्जांपल यदि कश्मीर का कोई केसर है तो उसको यदि मार्केट में बेचेंगे तो उसकी जो मार्केटिंग है वो अच्छे तरीके से होगी। जो इनको जो सेल होती है वो जीआई टैग के नाम पर उनकी जो सेल होती है वो बढ़ती भी है, उन्हें उसकी वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है। इस तरीके से जीआई टैग जो है वो मार्केटिंग को अलग मार्केटिंग में रिफॉर्म का एक तरीका है। अब ये बोला गया है कि जापान का जो एल्कोहलिक बेवरेज है निन्नोशु, उसको भी जीआई टैग मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा देख लेंगे, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट था जीआई टैग, जो कि हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। स्पाइडर की कुछ नई स्पीशीज आई है, स्पाइडर स्पीशीज उन्हें आइडेंटिफाई करा है और ये काम करा है आपके क्रिश कॉलेज केरला के कॉलेज ने। और ये 6 जो नई स्पीशीज आइडेंटिफाई करी है, ऐसा नहीं है कि 6 की 6 एक साथ बैठ के मीटिंग कर रही होगी। ये अलग अलग स्पीशीज है 6, तो ऑब्वियसली बात है इनका रिलेशन भी अलग अलग हैबिटेट से होगा। अलग अलग हैबिटेट मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट अलग अलग जगह से होगा। यही रीज़न है कि एक जो स्पाइडर स्पीशीज है वो मिली है आपकी गारो हिल से। तो आपसे पूछ दे गारो हिल है कहाँ, तो गारो हिल है आपकी मेघालय में। एक है आपकी थार डेजर्ट से, एक है आपकी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपके केरला में है, ये ध्यान रखिएगा। एक है आपके कोट्टापारा हिल से। इस तरीके से इनका जो रिलेशन है वो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन से है। ऑब्वियसली बात है अलग अलग स्पीसीज है तो अब इन स्पीसीज का रिलेशन किसी डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन से होगा। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो स्पाइडर स्पीसीज के जो नाम यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं वो इनके साइंटिफिक नाम है, और साइंटिफिक नाम बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, पॉसिबिलिटी कम होती है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले। लेकिन आपसे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी जोग्राफी। आपसे पूछ देगा गारो हिल कहाँ है, आपसे पूछ देगा कोट्टापारा हिल कहाँ है, आपसे पूछ देगा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। ऑब्वियसली बात है आप लोग देखते होंगे यदि एग्जाम देते हैं तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिल्स, इन सब से तो लगातार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चूँकि ये न्यूज़ में आए हैं तो इनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं अगले एडिटोरियल में। अगेन वही बात करी गई है केरला की कंट्रोवर्सी की। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोविजन फॉर ए गवर्नर टू सैक मिनिस्टर। हाँ, हम ऑलरेडी 2 दिन से लगातार इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगेन रिलीजियस बेसिस पे आर्टिकल आया है, जिहाद पे हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं पूछा जाता है। केवल हम हिंदू मुस्लिम की जो बात है वो कुछ ही जगह करते हैं, चाहे वो CAA हो या आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इस तरीके से टोटल 3 या 4 जगह ही है जहां हम रिलीजियस बेसिस पे थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं। उसके अलावा कहीं पर भी आपको ये सारी बातें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आगे बढ़ते हैं। पेंडेमिक के दौर में क्या हुआ था, अगेन आगे वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। गाम्बिया का अगेन ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नोबल वाला, बुकर प्राइज वाला। आगे बढ़ते हैं। दिस इज इट इज़ द गवर्नमेंट्स जॉब टू अपॉइंट जज। ऑब्वियसली करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है, लेकिन सारी कहानी तो कोलेजियम सिस्टम के आने के बाद बदल गई। हम लोगों ने देखा था फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस। अभी जजेस का अपॉइंटमेंट लगातार न्यूज़ में है, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र की जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो हो, चाहे वो हमारे 50 जो नए CJI आने वाले हैं चंद्रचूड़ जी, उनके अपॉइंटमेंट की बात हो। तो इसी में एक लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि ये काम तो जुडिशरी का नहीं है, ये काम तो गवर्नमेंट का होता है, और जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कर रही है तो ये कहाँ की ट्रांसपेरेंसी है। नो डाउट ये जो कह रहे हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन जो कोलेजियम सिस्टम आया उसको भी हम कैसे, जो कोलेजियम सिस्टम चल रहा है उसकी भी अपनी वैल्यू है। गवर्नमेंट ने ट्राई भी करा था, ऐसा नहीं है कि फोर्थ जज केस जो है आपका 2014-15 का फोर्थ जज केस है 2014-15 का, उसमें गवर्नमेंट में ट्राई भी करा था 2014 में NJSC बनाकर, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाकर, कि गवर्नमेंट के रोल को भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया जाए, जिसमें जुडिशरी के और एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट के दोनों के मेंबर्स थे। लेकिन 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था ये, उसको जो है वो रद्द कर दिया था।
हमारे जो उस समय जस्टिस थे, जस्टिस CJI जो थे, जस्टिस खेर, उन्होंने 2015 में इसको रद्द कर दिया गया था। तो वो अलग रीज़न है। इनका ये पर्सनल व्यू है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में यही बात करी गई है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो जजेस का अपॉइंटमेंट करेगा, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो। और जज और जो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसलिए जो हमारे जो लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन कोलेजियम सिस्टम को जुडिशरी वो छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उससे उनकी जो पावर है वो गवर्नमेंट के ऊपर वो लगातार बनी हुई है। गवर्नमेंट ने जो ट्राई करा था NJC का, उसे भी उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के बाद रद्द कर दिया। तो ये सारी बात थी। यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करें, अभी जो बात करते हैं तो अभी ये होता है, अभी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है। हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो हिंदू कम्युनिटी के अपने लॉज हैं, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, वो सारे एक्ट जो है 1955-50 में जो आए थे। कुल मिलाकर आप जानते हैं कि सब हर रिलीजन के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक सही भी नहीं है, क्योंकि हम रिलीजन बेसिस पर जो डिवीज़न की बात नहीं करते हैं। और ऐसे में पर्सनल लॉज जो हैं वो काफ़ी हद तक इसकी डिमांड रहती है कि पर्सनल लॉज को अब हटा के एक यूनिफॉर्म लॉज लाए जाएं। ये सारे जो मैटर्स हैं, आपके डाइवोर्स की बात हो या मैरिज की बात हो, ये सारे जो मैटर्स होते हैं वो सिविल मैटर्स होते हैं। इसलिए जो सिविल, हाँ नो डाउट, क्रिमिनल मैटर्स में रिलीजन बेसिस पे कोई ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता है। रिलीजन बेसिस पे कोई उसमें कोई लॉ नहीं है। क्रिमिनल केसेस में सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ है। यही डिमांड सिविल लॉज में भी चलती है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्या हिंदू मैरिज एक्ट, इनको रद्द कर के सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया जाए, यानी उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉर्मर थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने वाले थे, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा? सोचा था। आर्टिकल 44 में बाकायदा ये वो लोग बोल के भी गए थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहिए। इन पर्सनल लॉज की जगह हमें यूनिफॉर्म लॉज की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी हमारे यहाँ स्टेटस देखें तो आप गोवा को छोड़ दीजिए, गोवा के अलावा जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर पर्सनल लॉज चलते हैं। और गोवा में भी इसलिए क्योंकि गोवा में पहले जो था हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहाँ पुर्तगाली, फ्रांसीसी ऐसे लोग ज़्यादा थे। तो गोवा को छोड़ दें तो आर्टिकल 44 कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, जबकि आर्टिकल 44 ये गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करता है कि वह पर्सनल लॉज की जगह एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। लेकिन गवर्नमेंट अभी इसमें कितना आने वाले देखने में मिलेगा कि क्या यूनिवर्सल सिविल कोड आता है या नहीं आता। अब यदि यूनिवर्सल सिविल कोड आएगा तो जो पर्सनल लॉज हैं वो एक तरीके से उन पर बंद हो जाएंगे, उनकी जगह अब सबके लिए एक जैसे कॉमन लॉज चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगेन बिल्किस बानो केस की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें पैडॉन पावर और पैडॉन पावर को जुडिशियल रिव्यू, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की आज रिजल्ट आएगा, देखते हैं कल कौन जीतता है। कोई जीते उसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। CAA की बात करी गई है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया। ये लगातार न्यूज़ में रहता है, एक बार चीज़ को पढ़ लें उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे उसको पढ़ाई जाए। अगेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जो रबी क्रॉप्स है उसके लिए अभी हमने थोड़े दिन पहले यह डिस्कस करा था कि रबी जो क्रॉप है, रबी की जो क्रॉप्स है उनकी ग्रोइंग स्टार्ट हो गई है या होने वाली है, और अभी तक उनके MSP को डिक्लेयर नहीं करा है। ये इशू था जिसमें हमने पूरा MSP पढ़ा था, चाहे वो A2 हो या A1 हो या C2 हो या A2 + FL हो। A2 पढ़ा हमने, A2 + FL पढ़ा और C2 पढ़ा। ये सारी बातें हम लोगों ने MSP में पढ़ी थी कि कौन जो कमीशंस हैं वो कौन है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उस पर फाइनल डिसीजन लेती है। ये सारी बात हमने लास्ट वीक पढ़ी थी, और उस टाइम मैटर था कि सेंटर ने रबी क्रॉप्स पे का MSP रिलीज़ नहीं करा था। लेकिन ऑब्वियसली बात है अब वो इंतज़ार फार्मर्स का ख़त्म हो गया और MSP आया है, और अच्छे कुछ बढ़ा के ही दिया है। एवरेज ये बता रहे हैं कि 2 to 9% के बीच में एवरेज जो है वो
एमएसपी बढ़ा है। अब मैंने आपको उस दिन ही बता दिया था कि ये जो काम है एमएसपी को डिक्लेयर करना, वो सीएसीपी की एडवाइस पर हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर ये काम करती है। ये बात हम लोग न्यूज़पेपर में नहीं आया था, उसके बावजूद हम पिछले वीक में ही डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ की आप पहली लाइन पढ़िए, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस द इंक्रीज ऑफ। ये काम कौन कर रहा है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसी तरीके से इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है न्यूज़पेपर आपकी तैयारी में। ये क्वेश्चन आपके एक एग्ज़ाम है यूपीएससी, उसमें भी पूछा गया था कि 2016 या 17 में कि आपके एमएसपी रिलीज कौन करता है। ऐसा लगता तो ऐसा है कि शायद एमएसपी है, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करती होगी या सीएसीपी करती होगी, लेकिन ये दिमाग में क्लिक करना पाना बहुत मुश्किल होता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं वो एमएसपी को रिलीज़ करता है। अब आप देख लीजिए न्यूज़पेपर की इस न्यूज़ की फर्स्ट लाइन ही यही लिख रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में न्यूज़पेपर की, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग देख लीजिए उस न्यूज़ में पहली लाइन से ही यदि हम वो वाला क्वेश्चन देखें तो सोल्व हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा है। आज की यदि मैं से कोई पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी है तो वो यही है पूरे न्यूज़पेपर में, एफएटीएफ। क्योंकि जो जितनी न्यूज़ थी नो डाउट उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम अपने एंगल से देखें तो हम उनमें से आधी से ज़्यादा न्यूज़ को पहले डिस्कस कर चुके थे, लेकिन जो सबसे फ्रेश न्यूज़ है वो है आपकी एफएटीएफ पे। एफएटीएफ की यदि मैं आपको फुल फॉर्म देखें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दरअसल जो भी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, जो सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, टेररिज्म हो, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, इन सब की फंडिंग कहीं ना कहीं से होती है, नो डाउट हम लोग जानते हैं। हमने कल स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के बारे में भी पढ़ा था, यानी जहाँ पर स्टेट टेररिज्म एक्टिविटीज़ को फंड देता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो टेररिज्म और अदर ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते हैं, उन ऑर्गेनाइज क्राइम रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनकी फंडिंग की बात करें तो उन फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए ही एक बॉडी बनाई गई थी, एफएटीएफ बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? G7 ने ये एक बॉडी बनाई थी 1989 में। 1989 में ये बॉडी बनाई थी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर बनाया था तब। लेकिन जिस बॉडी की फेलियर देखो कि इस एक बॉडी थी टेरर फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद 2001 का 9/11 का अटैक हम लोग सब जानते हैं, यूएसए का 2001 का अटैक हम सब जानते हैं। उसके बाद इनको खुद को लगा कि यार 7 लोगों से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। यही रीज़न है कि बाद में इसको और लोगों और कंट्रीज जो थे, जिन कंट्रीज़ के साथ जिन कंट्रीज़ में भी टेररिज्म एक बहुत बड़ी थ्रेट रहता था, उन्हें भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया गया एफएटीएफ के। और आज की बात करें तो आज इसमें 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन है, इसके अलावा यूरोपियन कमीशन है। तो 37 मेंबर कंट्रीज़ और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि 2001 के अटैक के बाद ही इंडिया ने ज्वाइन करा होगा, तो 2010 में इंडिया ने इसको ज्वाइन करा था। अब इन्होंने, ये तो हो गई एफएटीएफ की बात, पहली लाइन। इसके बाद लिख रही है ग्रे लिस्ट। अब ये कंट्रीज़ को उस लिस्ट में डिवाइड करते हैं कि कहाँ पर टेरर फंडिंग का क्या स्टेटस है। जिस कंट्री में टेरर फंडिंग की अपने आप में एक्सट्रीम पोजीशन में है जो कंट्री, उस कंट्री को ये लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। और इसी ब्लैक लिस्ट के नीचे आती है फिर यदि जहाँ पर फंडिंग जो है टेरर फंडिंग वो थोड़ी कम है, एक्सट्रीम नहीं होकर थोड़ी कम है, यानी पर एवरेज से ज़्यादा है, तो उसको बोल देते हैं आपकी ग्रे लिस्ट। इसमें बात करें तो इसमें रखा है, बहुत टाइम से पाकिस्तान इसी में है। बीच में ट्राई भी करा था ब्लैक लिस्ट में डालने को, लेकिन चाइना के सपोर्ट की वजह से वो ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, तो अभी पाकिस्तान इसमें है। तो ग्रे लिस्ट में कौन है, ब्लैक लिस्ट में कौन है? तो ब्लैक लिस्ट में आपके 2 ही कंट्री है, आपकी ईरान और नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा जो भी कंट्रीज़ हैं वो आपकी ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान है, इसके अलावा अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ है। तो 1989 की इस बॉडी और इसकी ग्रे और ब्लैक लिस्ट क्या थी ये हम लोग देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगेन बुकर प्राइज़ की बात करी गई है। श्रीलंकन ऑथर को किसके लिए मिला, क्या नोवेल था, हम लोग देख चुके हैं। आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बात कर रहे थे, हमने डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी थी कि जो दीपम है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट है दीपम, वो डिसइन्वेस्टमेंट को देखता है। ये सारी बातें हैं। अब एयर इंडिया अगले 5 साल में 30% इंटरनेशनल मार्केट शेयर की तरफ देख रहा है। अगले 5 साल बाद देख लेंगे कितना देख रहे हैं,
अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगेन जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आपके, एक तो IDBI बैंक की थी, इसके अलावा NCLT की थी। इसके अलावा जितनी भी है वो किसी स्पेसिफिक कंपनी या बैंक से रिलेटेड है, चाहे वो SBI की न्यूज़ हो, SBI की सेविंग डिपॉजिट रेट में चेंजेस आए हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। OVL की न्यूज़ है, चोला MS की न्यूज़ है, NCLT की न्यूज़ है थोड़ी सी। NCLT है क्या, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने थोड़े दिन पहले इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड पढ़ा था और हमने ये कहा था कि इसमें जो मैटर है वो 180 डेज प्लस ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन और बढ़ा देंगे, यानी मैक्सिमम 270 डेज़ के अंदर इसको सोल्व करते हैं। लेकिन सोल्व कहीं ना कहीं तो होता है। तो ये जो मैटर सोल्व होते हैं वो NCLT या DRT में सोल्व होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। NCLT की बात करें तो NCLT एक ट्रिब्यूनल है। जिस तरीके से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था, नेशनल हमारे जो UAPA के लिए एक ट्रिब्यूनल था, इसी तरीके से कंपनी रिलेटेड जितने भी लॉस के रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं उनको NCLT में ट्रांसफ़र करा जाता है। एक ट्रिब्यूनल है तो इसमें ऑब्वियसली बात है एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी के, दोनों के मेंबर्स होंगे। इस ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू इस ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। और जितने भी केसेस होते हैं कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हों, जो मतलब जितने भी केसेस जिनका रिलेशन इस एक्ट के साथ होता है उन्हें NCLT में ट्रांसफ़र करा जाता है। इसके बाद NCLT में यदि जो केसेस हैं उन्हें आगे अपर कोर्ट्स में, जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं, वहाँ पर चैलेंज करा जा सकता है। ये NCLT के बारे में था। देखो मैं अभी बोल रहा था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इसने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस करा हुआ है। एज पर द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड रूल्स द एडमिनिस्ट्रेशन had to originally close the resolution of RCL within 180 डेज। हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे और ये बात न्यूज़पेपर में भी आई है कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अकॉर्डिंग इसे RCL का जो केस है इसे 180 डेज में सोल्व करना होगा। यदि 180 डेज में नहीं हुआ तो मैक्सिमम 90 डेज और बढ़ा देंगे, लेकिन जनरली 180 डेज, इसे 90 डेज और एक्सटेंड करा जा सकता है। ये सारी बातें जो है हम लोग यहाँ छोटा छोटा डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा, वो आने वाले टाइम में वापस से न्यूज़पेपर में कवर हो जाता है। अगेन आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रेवल विल रिकवर, हो जाने दो रिकवर, फिर देखते हैं। अगेन स्पोर्ट पेज पे भी ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं आई है जिसे देखा जाए। एक न्यूज़ ज़रूर है कि आपके BCCI के जो चेयरमैन हैं उनकी अपॉइंटमेंट की रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहीं पर भी इंडिया का स्पोर्ट का रिलेटेड जो न्यूज़ है वो नहीं है। लेकिन आज की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो थी आपकी FATF के बारे में। ये हर साल हर 6 महीने में इसकी मीटिंग्स होती है तो ये न्यूज़ में रहता है। अभी न्यूज़ में आ गया, अभी एक बार फिर से जब इनकी मीटिंग होगी तो फिर न्यूज़ में आएगा। इंटरपोल की बात हो या गवर्नर केरला में आरिफ मोहम्मद गवर्नर जो हैं और वहाँ के मिनिस्टर के बीच की कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी का मैटर हो, ये सारी बातें हम लगातार पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। नया हमारे लिए एक तो FATF था, एक NCLT था, इसके अलावा एक बुकर प्राइज़ था। इस तरीके से हमने पूरा एक कॉम्बो की पुरानी चीज़ों को रिवाइज भी करा और नई चीज़ों को भी देखा। ये पूरे आज की न्यूज़पेपर था। थैंक यू वेरी मच।